दोस्तों, ये कहानी है नेपाल देश की है, जो आए दिन किसी न किसी वजह से उग्र आंदोलन होते रहते हैं। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक सुनिएगा और यह देखिएगा कि नेपाल में क्यों इतना अशांति हो रही है, क्यों इतना लोग परेशान हैं, क्यों पीएम देश छोड़ भाग रहे हैं। तो साथियों, आपसे एक नम्र निवेदन है कि इस वीआईपी परिवार को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। इसके लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं आज नेपाल देश की आंदोलनकारी पूरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। नेपाल एक शांतिपूर्ण और खूबसूरत देश था, जिसकी हरियाली से भरी पहाड़ियां, झरने, नदियां और हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां दूर दूर से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छिपी थी एक ऐसी राजनीतिक अस्थिरता, जिसने वर्षों से नेपाली जनता की जिंदगी को कठिन बना रखा था। यह कहानी है उन कारणों की, जिनके चलते नेपाल में सरकार के विरोध की आग भड़की थी और जनता ने सड़कों पर उतरकर अपने हक के लिए आवाज उठाई थी। नेपाल की राजनीति दशकों से अस्थिर रही थी। कई दल एक दूसरे के विरुद्ध सत्ता पाने के लिए संघर्षरत थे, परंतु सत्ता में आते ही नेताओं ने जनता के लिए काम करने की बजाय व्यक्तिगत लाभ और सत्ता का दुरुपयोग शुरू कर दिया। हर साल भारी बजट का नुकसान भ्रष्टाचार के चलते होता था। सड़कें अधूरी बनती थी, अस्पतालों में सुविधाओं की कमी थी, बिजली गुल रहती थी और शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा था। नेपाल की जनता, विशेष रूप से युवा पीढ़ी, शिक्षित वर्ग और किसान गहराई से परेशान थे। उन सभी ने महसूस किया कि यह व्यवस्था केवल अमीरों और शक्तिशाली लोगों के लिए काम कर रही है। किसानों की उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता था, वे कर्ज में डूबते जा रहे थे। छोटे व्यापारियों को टैक्स का बोझ उठाना पड़ता था, जबकि बड़े उद्योगपति कर चोरी करके चले जाते थे। एक आम नागरिक का जीवन कठिन हो गया था, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। यही वजह थी कि धीरे धीरे जनता में गुस्सा और असंतोष पनपने लगा। साल 2007 में मधेश क्षेत्र के नागरिकों ने अपना विरोध प्रकट करना शुरू किया। मधेशी लोग वर्षों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। उनका आरोप था कि उन्हें संविधान में उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा था। वे कहते थे, हम भी नेपाल के नागरिक हैं, हम भी बराबरी के हकदार हैं, हमें हमारी भाषा, संस्कृति और राजनीतिक अधिकार चाहिए। आंदोलन का मुख्य कारण था भेदभाव और उपेक्षा। मधेश क्षेत्र के लोग अक्सर राजनीतिक निर्णयों से वंचित रहते थे। सरकार ने उनकी समस्या को अनसुना किया। मधेश आंदोलन की चिंगारी ने नेपाल की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया। धीरे धीरे यह आंदोलन एक बड़े जन आंदोलन में बदल गया। सड़कों पर हजारों लोग उतर आए। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारे लगाए, संविधान हमारा अधिकार, 2 भेदभाव बंद करो, समानता हमारा अधिकार है। सरकार ने पहले तो आंदोलन को दबाने की कोशिश की, लेकिन जब आंदोलन ज्यादा बड़ा हो गया तो सरकार को आखिरकार बातचीत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नेपाल में लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। हर साल सरकार बदलती रही, कई दल सत्ता में आते और जाते रहे, लेकिन जनता की समस्याओं में कोई सुधार नहीं हुआ। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगे रहते थे। एक दल दूसरे दल के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करता, लेकिन फिर खुद भ्रष्टाचार में डूब जाता। कई बार प्रधानमंत्री का महाभियोग भी हुआ। जनता ने कई बार शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन परिणाम शून्य ही रहा। आखिरकार कई युवा नेता सामने आए, जिन्होंने यह कहा, यह पुरानी राजनीति नहीं चलेगी, हमें नई सोच, नई नीतियां चाहिए। युवाओं ने सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों के माध्यम से सरकार विरोधी आंदोलन तेज कर दिया। हर नए स्कैम की खबर ने सरकार की साख को और नीचे गिरा दिया। आम लोग ये मानने लगे कि यह सरकार केवल अपने हित में काम कर रही है, जनता की भलाई में नहीं। साल 2020 में जब कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया, नेपाल भी इससे अछूता नहीं रहा। सरकार ने महामारी से निपटने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की। अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी थी, टेस्टिंग सुविधाएं अधूरी थी, स्वास्थ्यकर्मी बिना सुरक्षा उपकरण के काम कर रहे थे। लोगों ने आवाज उठाई, सरकार कहाँ थी जब हमें सहायता चाहिए थी? गरीब परिवारों की रोजी रोटी छिन गई। हजारों लोग बेरोजगार हो गए।
लॉकडाउन के समय लाखों लोग सड़कों पर आ गए। सरकार ने राहत के नाम पर कुछ आर्थिक सहायता की घोषणा की, परंतु वितरण में घोटाले सामने आए। यह एक ऐसा समय था जब जनता का गुस्सा फूट पड़ा, सड़कों पर प्रदर्शन बढ़ गए। हर शहर में हजारों लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। नारे गूंजने लगे, अब और नहीं चलेगा, सत्ता छोड़ो, देश बचाओ, जनता का अधिकार दो। नेपाल ने संघीय ढांचे की ओर कदम बढ़ाया। नए संविधान को लागू करने की प्रक्रिया ने भी बड़े विवाद को जन्म दिया। मधेशी और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को लगा कि नए संविधान में उनकी आवाज नहीं सुनी गई। साल 2015 में नया संविधान लागू हुआ, लेकिन मधेशी समुदाय ने इसे स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि संविधान में उनकी राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा गया। इस कारण से नेपाल में फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। कई क्षेत्रों में सड़कें जाम कर दी गई, सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लिया गया। सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाए, पुलिस और सेना का इस्तेमाल भी किया गया, परंतु हर कदम के साथ ही विरोध और ज्यादा बढ़ता गया। देश भर में अस्थिरता फैली और राजनीतिक संकट गहराता चला गया। 2021 में जब कोरोना की दूसरी लहर ने नेपाल में तबाही मचा दी, तो युवाओं ने नया मोर्चा खोला। उन्हें लगा कि पुरानी पीढ़ी ने देश को पीछे धकेल दिया। उन्होंने कहा, अब हमारी बारी है, नए विचार, नई सोच के साथ हम देश को सही दिशा में ले जाएंगे। सड़कों पर नए नारे गूंजने लगे, युवाओं की शक्ति से बदलाव आएगा, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए, हमारा भविष्य हमारी मांग है। इस नए आंदोलन में सोशल मीडिया की ताकत ने भी बड़ी भूमिका निभाई। चेंज इन पाल, यूथ फॉर पाल जैसे हैशटैग से पूरे विश्व में यह आवाज पहुंची। युवाओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन का विकल्प चुना, लेकिन सरकार ने कई बार उन्हें रोकने की कोशिश की। कई युवाओं को गिरफ्तार भी किया गया, पर इससे उनका जोश और बढ़ गया। वर्तमान में नेपाल में सरकार और जनता के बीच टकराव जारी है। जनता के विरोध के पीछे मुख्य कारण है भ्रष्टाचार, असमान विकास, जनप्रतिनिधित्व की कमी, किसानों की उपेक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य व शिक्षा व्यवस्था की खराबी। सरकार भी अपने पक्ष में तर्क देती है कि कठिनाइयां वैश्विक आर्थिक संकट और महामारी के चलते आई है, लेकिन जनता अब और धैर्य नहीं रख रही। वे लगातार बदलाव की मांग कर रहे हैं। सकारात्मक पहल यह भी है कि कई युवा संगठन खुले दिल से देश के हित में काम करने लगे हैं। संघीयता के सही कार्यान्वयन और जनहित की योजनाएं लागू करने की दिशा में प्रयास शुरू हो रहे हैं। नेपाल के भविष्य में जनता की भागीदारी, पारदर्शिता और जिम्मेदार सरकार की आवश्यकता है। मनोबल ऊंचा है, बदलाव की आंधी हर ओर चल रही है। दोस्तों, अगर नेपाल देश के प्रधानमंत्री चाहते तो यह आंदोलन रुकवा सकते थे और ये बर्बादी नहीं देखने को मिलती। दोस्तों, यही सीख हमारे देश के उन नेताओं को मिलनी चाहिए जो देश को निचले पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है। हम सभी देशवासियों से आग्रह करते हैं कि हमें उन नेताओं से नम्र निवेदन करना चाहिए जो हमारे देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करे। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर अगले कहानी में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।